जब कोरोना शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर बोलते थे कि हम 21 दिन में ये जंग जीत लेंगे। वो ये कहते नहीं थकते थे और आज भी इनके लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि कोरोना का बड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट, बड़ा इफेक्टिव प्रबंधन हो रहा है। अब सही बात तो यह है कि कोरोना में हम विश्व में नंबर 2 पर आ गए, अभी आंकड़े आपको देती हूं। और कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, पूरी तरह से चरमरा गई है, वो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बर्बादी कहीं लग रहा है थमेगी ही नहीं। और हम सबके ऐसे जानने वाले हैं जिनकी या तो नौकरी गई है या वेतन में भारी कमी आई है। कितने ही कारखाने, कितने ही फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी तो अब गिनती भी खत्म हो गई है। तो कहीं पर यह लगता है कि या तो प्रधानमंत्री जी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, वो देखकर अनदेखा करते हैं और उनको लगता है कि जबानी जमा खर्च करते रहिए, लोग आपकी बात मान लेंगे, या उनको जानबूझकर उनके ऑफिसर्स या उनके सलाहकार भ्रमित करते हैं। ऐसे जीव तो वो है नहीं। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े अहम मुद्दे पर है और मुद्दा यह है कि 74 लाख कोरोना के संक्रमण के मामले हैं। 1,12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो कुप्रबंधन इस लेवल का है कि कहां हम 16वें 17वें नंबर पे थे, कहां हम नंबर 2 पर हैं। मौतें 1,12,000 हो चुकी हैं। अभी तक ये लोग कहते थे रिकवरी बहुत है, मौतें बहुत कम है। ऐसा नहीं है और ये सत्य जरूर सुनिएगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके बनिस्पत हमारे यहां मृत्यु दर दुगनी है। और श्रीलंका जो एक हमारा पड़ोसी देश है, उसके बनिस्पत हमारे यहां मृत्यु दर 8 गुनी है। तो मृत्यु भी बहुत हुई है कोरोना काल में। तो कोई इस मुगालते में ना रहे कि कोरोना का बड़ा सुव्यवस्थित प्रबंधन हुआ है, क्योंकि संक्रमण तो नंबर 2 पर हम विश्व में हैं ही, मृत्यु दर के मामले में भी हम अपने पड़ोसी मुल्कों से, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उससे दुगने हैं और श्रीलंका से 8 गुनी मृत्यु की दर है। और उसके बाद कहीं पर सोने पर सुहागा है जो अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है। और अर्थव्यवस्था का हाल मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आईएमएफ ने, और आप सब लोगों ने वो आंकड़ा देखा होगा, आईएमएफ ने बड़े साफ तौर से कहा है कि जो संकुचन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है भारत में अर्थव्यवस्था का, भारत की जीडीपी रेट का, वो अब 10.3%, 10% से ज्यादा होगा। पहले आईएमएफ का मानना था कि यह करीब 4.5% होगा, अब 10% से ज्यादा होगा। और इसका मतलब है कि इंडिया, from being the fastest growing economy, is now the fastest falling economy in the world. हम दुनिया की जो slowing down economies है, जो संकुचन वाली economies हैं, उसमें अब नंबर 1 पर रहेंगे, क्योंकि हमारे बाद यूके ही है जो 9.8 पर है और फ्रांस 9.8 पर है। बाकी सारी इकोनॉमीज हमसे बहुत कम पर है। चीन जैसी इकोनॉमी जो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी $3 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है, उनकी लगभग $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो तो 2% से शायद ग्रो करेगा। हमारा 10% से ज्यादा का संकुचन होगा। और इसी सिलसिले में एक और जरूरी बात करनी है। जिस देश को अमित शाह जी दीमक कहते नहीं थकते थे, उसी दीमक ने आज हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है। आर्थिक मामले के एक अहम मुद्दे पे पछाड़ दिया है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमारे देश से ज्यादा है। 1888 उनका पर कैपिटा जीडीपी है और हमारा 1876 है। हमारा 5 साल पहले बांग्लादेश से 25% अधिक होता था। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमसे आगे हो गया है, लेकिन यही आंकड़ा 5 साल पहले हमसे 25% कम होता था। तो बांग्लादेश ने कुछ तो सही किया है, पर हैरानी वाली बात यह है कि बजाय उससे सबक सीखने के, बजाय फोकस करने के कि इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए, उसको प्राथमिकता बनाई जाए,
लोगों की नौकरी की बात करी जाए, आज सारा का सारा महकमा, सारा प्रशासन, सारे प्रवक्ता, सारी आर्मी सोशल मीडिया पर लगी हुई है इन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। और तथाकथित पीएमओ के सूत्र जो हर आर्थिक जगत के जर्नलिस्ट से, हर सामान्य न्यूज के जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का ज्यादा होगा, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत ज्यादा है। मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि एक विडंबना है, और ये विडंबना इसलिए है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज तो आपकी करेंसी, जो आपकी मुद्रा की दर है, उसको आंकने के लिए किया जाता है। आपकी मुद्रा की दर विकसित देशों की मुद्रा की दर जैसे कि यूरो या डॉलर के बनिस्पत कहां पर है, उसकी क्या असल वैल्यू है। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी, उसका वहां पर इस्तेमाल होता है। ये लोग जीडीपी पर कैपिटा को नकार रहे हैं। अब थोड़ी सी बात जीडीपी पर कैपिटा की कर ली जाए। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो किसी भी देश में संपन्नता, समृद्धि का मानक होता है। क्या है जीडीपी पर कैपिटा? सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब यह है कि आज बांग्लादेश का आम व्यक्ति हमारे आम हिंदुस्तानी से ज्यादा संपन्न है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है कि आप अपने देश में अपनी करेंसी से कितना और क्या खरीद सकते हैं। तो वही समृद्धि का एक सूचक होता है, और इसीलिए जीडीपी पर कैपिटा वो डेटा होता है जो किसी भी देश में फॉलो किया जाता है। ये लोग अब रूल ही बदलने की बात कर रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं बार बार कहती हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी, आपकी करेंसी की, आपकी मुद्रा की असल में डॉलर या यूरो या ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है, उसका सूचक होता है। और एक बात यह भी सच है कि जब यह आंकड़ा आया तो कोई भी सरकार समझती कि हां गड़बड़ हो रही है, बाकी देश हमसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे यहां संकुचन हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहले तो ट्विटर और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे चलना शुरू हुआ कि नहीं नहीं परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ज्यादा हैं। वो बिल्कुल गलत धारणा है, गलत आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, ये मानने की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है कि जो तथाकथित दीमक था उसने हर तरफ से ध्यान हटाकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया। और इसीलिए मैं दो चीजें बांग्लादेश के बारे में जरूर बोलना चाहती हूं। हमसे छोटा देश था, हम पर आर्थिक निर्भरता थी उस देश की उत्पत्ति भी इंदिरा जी के कारण हुई, और आज वो देश हमसे ज्यादा संपन्न है। और इसीलिए यह जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो बेरोजगारी की दर है वो मात्र 4.5% है। बांग्लादेश से जो गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, जो कपड़े का निर्यात होता है, वो $32 बिलियन है। हमारे कपड़े के निर्यात से 4 गुना है। हमारा $8 बिलियन है, उनका $32 बिलियन है। और यह भी एक सच बात है कि जब अमेरिका और चीन की जबरदस्त ट्रेड वॉर और व्यापार का युद्ध चल रहा था तो 3 देशों ने उसका लाभ उठाया, उसमें से हम एक नहीं थे। हम उसके बहुत बड़े उसका लाभ उठा सकते थे, उसको लेवरेज कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम ने जो भी धंधा अमेरिका ने चीन से हटाया वो इन तीनों देशों में गया। हमारे पास वो धंधा नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर सरकार की कुरीतियों से पूरा का पूरा जो निर्यात क्षेत्र है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो कुंठित थी। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आज ये कोरोना के पीछे जरूर छिप रहे हैं, लेकिन कोरोना के पहले 8 तिमाही से लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ऊंची थी, उपभोग ध्वस्त हो चुका था, निवेश हो नहीं रहा था, नौकरियां नष्ट हो रही थी। यह कोरोना काल से पहले की बात है। कोरोना ने इस दिक्कत को और बढ़ा दिया। और आज भी अगर सरकार चेत जाए तो देरी बात संभल सकती है। सरकार को क्या करना है? सरकार को उपभोग बढ़ाना है, सरकार को कंजम्पशन बढ़ाना है, मांग बढ़ानी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार फिर से आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। बेकार के जबानी जमा कर, बेकार के मुगालते। 35 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एलटीसी वाउचर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपको जितना धन मिलेगा उससे तिगुना आप खर्चा करिएगा। जीएसटी की जिन चीजों पर 12% से अधिक
टैक्स लगता है वो खरीदिएगा और 31 मार्च से पहले खरीदिएगा तब मिलेगा। अगर मुझे 8,000 मिलना है तो क्या मेरी इस समय हकीकत है, जमीनी हकीकत, कि मैं 24,000 खर्चा कर सकूं? तो कहीं पर सरकार की जो धारणा है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके लाभ मिलता, या तो समझ नहीं है या नियत नहीं है, यह साफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए एक चीज और पे आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। नौकरियां गई, लोगों का वेतन कम हुआ, तो यह आशा थी कि उम्मीद की कोई किरण, कोई मदद आएगी। मदद नहीं आई। एक गाना था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है। आज रिटेल इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और उसको अगर अंदर से देखिएगा तो 21% उछाल हुआ है सब्जियों के दामों में, और लगभग 15% उछाल हुआ है दाल के दामों में। तो ये इन्फ्लेशन इधर उधर की चीजों से नहीं बढ़ रहा है, ये खाने की चीजों से बढ़ रहा है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हर आम व्यक्ति खाता है, और उसके लिए जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी कमर टूट रही है। लेकिन इस पर भी सरकार का कुछ भी नहीं कहना है। इसीलिए हमारा बार बार मानना है, या तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या वो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, या वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ना उनके पास रणनीति है, ना सही सलाहकार है, और ना कोई स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से इसका सामना किया जा सके। तो कोरोना काल में संक्रमण तो हुए ही, मौत भी ज्यादा हुई हमारे यहां बाकी देशों के बनिस्बत, और अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई है। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। और अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े होते हैं, ये मात्र नंबर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का 10% से अधिक संकुचन का मतलब होता है कि आपके पास नौकरियां कम बनेंगी, आपका उपभोग कम होगा, गरीबी बढ़ेगी। जो बड़ी मुश्किल से लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए थे, वो वापस उसके नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जा सकते हैं। कहीं पर इन सब मामलों को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि जब आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो हेडलाइन यह है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ब्लूप्रिंट आज देखा जाएगा। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की, हमें समझ में नहीं आता है, और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को आपके सामने जरूर उठाना चाहते थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।